अभिमन्यु के बोलने से माहौल बदल सा गया था। हालांकि नंदिनी के लिए ये माहौल काफी बुरा था, लेकिन भीड़ में मौजूद लोगों के लिए चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो गई थी। वो जानना चाहते थे कि आखिर अभिमन्यु के साथ क्या हुआ है, और अभिमन्यु भी अपने शातिर दिमाग के साथ खेल खेल रहा था। नंदिनी की ओर देखते हुए अभिमन्यु ने बोलना जारी रखा। नंदिनी की धमकियों को देखते हुए मैंने नंदिनी से माफी मांगी। मुझे लगा था कि नंदिनी मुझे माफ कर देगी, लेकिन नंदिनी ने तो अपने प्रिटी बॉय को भी इस खेल में शामिल कर लिया था। उन दोनों ने मुझे जहर देकर मारने की कोशिश की। मेरे शरीर में अभी भी जहर है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरी रिपोर्ट्स चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अभिमन्यु जैसे तैसे कुर्सी से उठा और भरी मीडिया के सामने अपनी शर्ट को ऊपर की ओर उठाते हुए अपना शरीर दिखाने लगा। जैसे ही लोगों ने अभिमन्यु के शरीर पर पर्पल कलर के मार्क्स देखे, वैसे ही सबके होश उड़ गए थे। मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये सब बताने के बाद मेरे बचने का कोई चांस नहीं है। मुझे भी अब जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। तो चलो, आप सभी के सामने मैं अपने आप को और मेरी सच्चाई को कुर्बान करता हूं। ये बोलते हुए अभिमन्यु ने अपनी जीभ को दांतों में रखा और उसे काट लिया था। देखते ही देखते अभिमन्यु के मुंह से खून आने लगा था। लड़के, तू मुझे नहीं हरा सकता। अभिमन्यु, जिसकी जीभ उसके दांतों के बीच में थी, उसने एक एक शब्द गरजते हुए कहा, लेकिन चूंकि वोकल्स हिल गए थे, इसीलिए शायद भीड़ में मौजूद लोगों को वो शब्द समझ नहीं आए थे। लेकिन जिसे समझने थे, यानी अपना विराट जिंदल, वो अच्छे से अभिमन्यु की चाल को समझ गया था। अभिमन्यु, इस बार तो तू सच में जीत गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विराज को लग रहा था कि वो इस अपॉर्चुनिटी का अच्छे से फायदा उठाएगा। उसकी कंपनी के शेयर्स भी बढ़ जाएंगे और उसे पैसों का कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि विराज के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। इससे उसकी एबिलिटी साफ पता चलती है, जो अपने परिवार के बिजनेस को आगे बढ़ा रहा था। अगर वो इतनी छोटी सी चीज भी नहीं संभाल पाए, तो फिर जिंदल परिवार का नाम लेकर घूमना उसके लिए सिर्फ घूमना होगा, स्टेटस पाना नहीं। कुछ ही सेकंड्स में अभिमन्यु जमीन पर गिर गया था। जो लोग अभिमन्यु से परिचित थे और उससे अच्छा रिश्ता रखते थे, वो तुरंत ही भागते हुए अभिमन्यु के करीब पहुंचे। वो सभी अभिमन्यु को बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि अभिमन्यु के मुंह में जहर था। जो खून उसके मुंह से बाहर आया था, वो भी पर्पलिश ब्लैक कलर में बदल गया था। इस बार शायद उसकी मौत तय मानी जा रही थी। अब मैं इसे नहीं बचा सकता। होटल के डॉक्टर ने अभिमन्यु की हालत देखते हुए अपने हाथ झटक दिए थे। अचानक से हुए इस हादसे की वजह से आधे से ज्यादा लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये सब हुआ क्या। किसी की भी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था, या फिर वो लोग रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे। इसमें पुलिस के कुछ लोग भी शामिल थे, जो इस हादसे को देखकर स्टन रह गए थे। लेकिन मुंबई शहर के रिपोर्टर्स और टीवी चैनल वाले बहुत खुश थे, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए एक अच्छी खासी मसाला खबर हाथ लग गई थी। जल्दी एम्बुलेंस और पुलिस की कार आई, जो अभिमन्यु को तुरंत ही वहां से ले गई थी। इसी के साथ नंदिनी, डिंपल और रजाक को भी पुलिस अपने साथ ले जाने लगी थी। विराज भाई, क्या हमें जाकर इस मामले को देखना चाहिए? जब जितिन ने देखा कि नीचे भीड़ तितर बितर हो चुकी है और भगदड़ जैसा माहौल बन गया है, तो तुरंत ही जितिन ने अपनी धीमी आवाज में कहा। जितिन जानता था कि इस हादसे की वजह से विराज का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए जोर से बोलने की हिम्मत जितिन में नहीं थी। चलो, ऑफ कोर्स हमें नीचे चलना होगा। वो कहावत है ना कि अपने गड्ढे खुद ही भरने चाहिए। तो अगर मैं ही नहीं जाऊंगा तो काम कैसे चलेगा? कौन भरोसा करेगा? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जितिन के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। क्या बात है विराज भाई, आजकल बड़े नवाब बन रहे हो। ये बोलते हुए जितिन में भी एक अलग लेवल की एनर्जी आ गई थी। विराज के साथ काम करते हुए जितिन इतना तो समझ गया था कि विराज वो इंसान है जो अपने लोगों को पीछे नहीं छोड़ता है और साथ ही साथ हर मुश्किल का सामना करता है। आधे घंटे बाद विराज और जितिन मुंबई शहर के सेंट्रल प्रिजन पहुंच गए थे।
और जैसे ही वो दोनों सेंट्रल प्रिजन के दरवाजे पर पहुंचे, वैसे ही ऑफिसर काजल की नजर उन दोनों पर पड़ गई थी। हे, तुम दोनों यहां पर क्या कर रहे हो? तुरंत ही ऑफिसर काजल ने कड़क अंदाज में कहा। ऑफिसर काजल, आज मैं तुम्हें एक एडवाइस दे रहा हूं। मेरा मूड बहुत खराब है, इसलिए मुझे आज प्रोवोक मत करो, वरना मुझे तुम्हारे साथ रूड होना पड़ेगा। ये बोलते हुए विराज के कदम सीधा सेंट्रल प्रिजन के अंदर बढ़ने लगे थे। लेकिन क्या काजल इतनी आसानी से विराज और जितिन को अंदर जाने दे सकती थी? नहीं ना। जब काजल ने देखा कि विराज उसे नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ रहा है, तो इस बार भी पहले की ही तरह ऑफिसर काजल अपने सेंट्रल प्रिजन की रक्षा करते हुए विराज के सामने पहुंच गई थी। ऑफिसर काजल, ऐसा लगता है कि तुम समझने वाली नहीं। विराज काजल को डांटना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि विराज आगे कुछ बोलता, काजल ने बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। और इसी के साथ काजल ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सफेद बॉक्स विराज के हाथ में दिया और अपनी जगह पर जाकर खड़ी हो गई थी। काजल के इस बर्ताव को देखकर विराज पूरी तरह से शॉक्ड रह गया था। विराज ने उस सफेद बॉक्स को ध्यान से देखा और जब उसे खोला तो उसके अंदर से एक परफ्यूम की बोतल बाहर निकली। अभी विराज उस परफ्यूम की बोतल को देख ही रहा था कि तभी काजल ने बोलते हुए कहा, पिछली बार मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था। जब मैं वापस आई तो पापा ने मुझे बहुत डांटा। ये उसी का कंपनसेशन है। अब फ्यूचर में हमारे बीच कोई एहसान नहीं रहा। डेलिकेट आवाज के साथ काजल ने विराज से कहा। विराज के दोनों कंधे ऊपर की ओर उठ गए थे। टू बी ऑनेस्ट, विराज ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने गुस्से वाली लड़की उसके लिए एक परफ्यूम ला सकती है। ऊपर से आज काजल ने विराज को डांटा नहीं। यह विराज के लिए किसी मिरेकल से कम नहीं था। बहुत खूब, अब मैं भी उस मैटर को कभी सामने लेकर नहीं आऊंगा। वैसे ये परफ्यूम तुमने कब खरीदा और क्या इसे जेब में लेकर ही घूमती हो? मेरी इतनी याद आ रही थी तो मुझे कॉल कर लिया होता। बेसब्री से मेरा इंतजार करने की क्या जरूरत थी? जैसे ही विराज के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही काजल का चेहरा देखने लायक था। एक बार फिर से जब विराज ने काजल के चेहरे पर गुस्सा देखा तो तुरंत ही विराज ने कहा, देखो, मुझे फिर से मारने मत आना, क्योंकि इस बार मैं चुप नहीं बैठूंगा और तुम्हें भी पनिश करूंगा। यू? विराज की बात सुनकर काजल का चेहरा लाल हो गया था। अपनी स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए गन पाउडर की तरह तेजी से काजल के कदम विराज की तरफ बढ़ने लगे थे और ऐसा लग रहा था जैसे काजल एक शॉट में ही विराज को जमीन पर ढेर कर देगी। अपने सामने काजल को आता हुआ देखकर तुरंत ही विराज ने कहा, क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? अभी तो तुमने मुझे कंपनसेट किया है। क्या फिर से? जल्दी से जल्दी दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती हूं। विराज की बातें सुनने के बाद आखिर काजल कर भी क्या सकती थी? अपने एक्शंस पर लगाम लगाते हुए काजल ने विराज से कहा। काजल के मुंह से निकले उन शब्दों को सुनकर विराज ने स्माइल किया और इसी के साथ काजल को नजरअंदाज करते हुए जितिन के साथ अंदर बढ़ चला था। मुंबई सेंट्रल प्रिजन इंटरोगेशन रूम के अंदर एक औरत जिसने फैशनेबल कपड़े पहने हुए थे, वो चुपचाप कुर्सी पर बैठी हुई थी। सामने वाला इंसान भले ही किसी भी तरह से पूछताछ क्यों ना कर रहा हो, लेकिन उस औरत के मुंह से शब्द का एक दाना भी बाहर नहीं निकला था। ऐसा लग रहा था जैसे वो औरत गूंगी हो। लेकिन उसके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो अंदर ही अंदर हंस रही थी और वो मुस्कान एक प्राउड मुस्कान थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि अभिमन्यु इतनी भयंकर चीज करेगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो परिवार विराज से नफरत नहीं, बहुत 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 नफरत करता है। हालांकि दूसरी तरफ अभिमन्यु के एक्शंस ने उस औरत के सर से सारा प्रेशर लगभग हटा सा दिया था। अब ज्यादा से ज्यादा लोग अभिमन्यु की मौत के बारे में चर्चा करने वाले थे और इसी के साथ साथ नंदनी और विराज भी बहुत पॉपुलर होने वाले थे, क्योंकि इस खबर ने पूरे मुंबई शहर को हिला डाला था और सारा अटेंशन अभिमन्यु की मौत, एशिया पैसिफिक की प्रेसिडेंट और प्रिटी बॉय पर जाकर अटक गया था। अभिमन्यु, ओ मेरे अभिमन्यु, तुम बिना किसी टेंशन की इस दुनिया से जाओ। अब मैं देखती हूं कि वो लड़का अपनी जिंदगी में कभी ऊपर कैसे उठता है। आज से उसके नीचे जाने का काल शुरू हो गया है।
जो उसे हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर देगा। मन ही मन उस फैशनेबल कपड़ों वाली औरत ने कहा। उसी समय दूसरे इंटरोगेशन रूम की सिचुएशन भी सिमिलर ही थी। हालांकि इस रूम में जो शख्स इंटरोगेशन कर रहा था वो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वो औरत उस इंसान से बहस करती हुई नजर आ रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी तरह से हावी हो गई थी। मिस्टर, मैं अभी अभी आपको सब कुछ बता चुकी हूं, क्या अभी भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है? पर्पल कलर की ड्रेस पहने उस औरत ने एंग्शियसली कहा। वो औरत अभी जिस इंसान के सामने खड़ी थी वो मुंबई शहर के चीफ रॉय साहब थे, जिनका विराज से अच्छा पुराना नाता था। नंदनी की बात सुनकर रॉय साहब ने नंदनी को कंफर्ट देने की कोशिश की। मिस नंदनी, आप इतना उत्तेजित मत होइए, मैं आपकी फीलिंग्स अच्छे से समझ सकता हूं, लेकिन हम पुलिस वालों का एक प्रोसीजर होता है, हम ऐसे ही किसी को हाथ नहीं लगा सकते हैं। अगर आपके कहने पर हम उन्हें मारेंगे और कल को कुछ ऐसा वैसा हो गया तो पुलिस का नाम ही खराब होगा, हम पर कौन भरोसा करेगा? लेकिन क्या ऐसे ही बैठे रहने से कोई सोल्यूशन निकलेगा? क्या होगा अगर वो दोनों कुछ भी नहीं कहेंगे? क्या आप लोग भी उस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अभिमन्यु ने पब्लिक के सामने सुसाइड किया था और इस बात को 3 घंटे हो गए थे। सभी न्यूज चैनल पर अभिमन्यु की हेडलाइंस छाई हुई थी। होटल द व्रीसा के शेयर्स बुरी तरह से नीचे आ गए थे और टूट गए थे। इंटरनेशनल मार्केट पर भी इस बात का असर देखा गया था। अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था कि डिंपल और रजाक पब्लिक के सामने अपना गुनाह कबूल करें। मुंबई शहर से होटल द व्रीसा का नामो निशान मिटना तय था। अगर विराज ने अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल किया होता, अगर विराज ने अभिमन्यु को लाचार समझकर भरोसा नहीं किया होता और अगर अभिमन्यु ने विराज को धोखा नहीं दिया होता तो आज ये कांड होता ही नहीं। अगर वो कांड नहीं होता तो होटल द व्रीसा के शेयर्स भी नहीं गिरते। लेकिन इस वक्त खेल पूरी तरह से बदल गया था और नंदनी और विराज के हाथ से पूरी तरह से फिसल गया था। स्टॉक मार्केट में होटल के शेयर पूरी तरह से नीचे आ गए थे। नंदनी को इस बात की चिंता नहीं थी, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपनी मार्केट वैल्यू खो दी और इसी के साथ बाकी के शेयर होल्डर्स को भी रोक नहीं पाए। इसकी सबसे ज्यादा चिंता थी। विराज का क्या है? विराज इस कंपनी के सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। वो जिंदल परिवार का 2nd जनरेशन अमीर लड़का है। उसके पास 300 बिलियन की संपत्ति है, वो भी सिर्फ मुंबई में। बाकी का हाल तो नंदनी को पता भी नहीं है। लेकिन नंदनी दूसरी तरफ बिल्कुल अलग। हालांकि वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मेंबर है, लेकिन उसके पास सिर्फ 1% के शेयर्स हैं। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नंदनी के खिलाफ जाकर कोई फैसला लिया तो नंदनी का फिर से कमबैक कर पाना बहुत ही मुश्किल था। मिस नंदनी, चीजें ऐसी ही हैं जैसी दिख रही हैं। अब हमें ऐसी ही डील करना होगा और इसमें हमें आपकी पूरी मदद चाहिएगी। हम इस मैटर को हैंडल कर लेंगे, लेकिन होटल जाने से पहले आपको हमें एक आदमी को हैंड ओवर करना होगा। जैसे ही चीफ रॉय साहब के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही नंदिनी के चेहरे के हाव भाव पूरी तरह से बदल गए थे। तुरंत ही नंदिनी ने चीफ रॉय साहब से कहा, आप किसकी बात कर रहे हैं? आखिर रॉय साहब किसकी बात कर रहे थे? क्या वो विराज, प्रिटी बॉय की बात कर रहे थे? क्या नंदनी विराज का नाम लेगी? क्या नंदनी अपने आप को बचाने के लिए विराज का इस्तेमाल करेगी, या फिर नंदनी इस मैटर से विराज को दूर रखने की कोशिश करेगी? क्या होगा जब चीफ रॉय साहब को पता चलेगा कि वो प्रिटी बॉय और कोई नहीं बल्कि विराज है? कैसा रिएक्शन देखने को मिलेगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट FM।